अब बात चल रही थी माँ जी की मन्नत की, तो उनका असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी, लेखिका की कितनी बहनें थी? 4। लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। माँ और परदादी और नानी 3 महिलाएं थी ये, और इनकी परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार करती रही, अर्थात ये भी सब रास्ते से, लाइन से हटकर चलने लगी है, बिल्कुल अलग। अब बात होती है सभी बहनों की। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं थी, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी और बाहर का मंजुल। लेखी का अवतार हुआ तो उस नाम लिख लिया उन्होंने मंजुल भगत, क्योंकि शादी के बाद लिखना शुरू किया था और अपना नाम बदलकर पति का नाम अपनाने में उसे किसी प्रकार की हीन भावना नहीं लगी, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर वह भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं खुद थी। मेरा घर का नाम था उमा और बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मेरा मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया तो उससे कुछ समय पहले ही नारीवाद का चलन हुआ, नारी अधिकारों की बातें समाज में उठने लगी थी। तो शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। किसने? उस नारीवाद ने, महिला आंदोलन ने। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगा पंथी घर गुस्सू क्यों हो, क्यों इतनी पुरानी बातें करते हो, घर घुसड़े क्यों हो, क्यों आपने नाम बदला शादी के बाद? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था और अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होता हो यह भी मैंने नहीं देखा। भी मेरी पर्सनैलिटी में किसी प्रकार का बदलाव आया हो यह भी मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा? जो हर बेटी के 2-2 नाम भी रख दिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा उनके 2-2 नाम रखे हुए हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह लिखती नहीं है। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, इसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है। कितने 8 साल? 8 साल। और वक्त के बदलाव को की लाज रखते हुए वह अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। तो सबसे बड़ी बहन मंजुल भगत जिसका घर का नाम रानी, दूसरी घर मृदुला गर्ग खुद और उनका घर का नाम उमा। फिर आ जाती हैं गौरी जिसका बाहर का नाम है चित्रा, और उसके बाद हुई रेणु और अचला, और उसके बाद छोटा भाई राजीव। तो ये हुई उनके बहन और भाइयों के बारे में बातें। अब आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। अब लेखिका बताती हैं कि हम 4 बहन भाई लिखते हैं और पूरा ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। तो इस तथ्य को, इस बात को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। पहले बुरा भी लगता था, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। उसके फिर फ़ायदे भी मुझे दिखाई देने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना से 2-4 नहीं होना पड़ेगा कि चलो घर के लोग पढ़ेंगे नहीं तो आलोचना भी नहीं होगी। खैर, अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन फलस्वरूप धरती पर आई और
लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है, या वो कुछ बड़ा काम कर देती हूँ। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। बताती हैं कि वो बहुत ही चुस्त थी, दोनों हम शेर थे तो वो हमसे ज़्यादा ही थी, सवा शेर थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम तो यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती, रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। अब ये तो आपने देखा ही था कि ये उनके जीवाणु थे, ऐसे उनकी ख़ानदानी आदत थी कि वो लीक से हटकर चलने वाली थी सभी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। अमीरी शो करने वाली बात हो जाती है कि हम अमीर हैं इसलिए गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे गाड़ी में जाना चाहिए। शायद ऐसा था भी, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ प्यार भी था जो उस नहीं समझ रही थी, लेकिन उसे अलग सा दिखाने की आदत थी। पिता तो इसलिए भेजते थे कि चलो बच्चे गर्मी में परेशान ना हो, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग होने की लाचारी का भी था। वे रसोइया फटाफट से खाना बनाए, इनको खिलाए और फ्री हो जाए, फारिग फ्री होना। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था, आपको पहले ही पता है। वो बच्चों को की देखभाल वगैरह का कोई काम नहीं करती थी। पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते थे जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर, खर्रामा खर्रामा, धीरे धीरे। उन्हें बड़ा दुख होता था कि वो पैदल चलकर आ रही है पसीने में। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिख दिया। अब अगर किसी ने उसे चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया, तो चैलेंज को भी स्वीकार करती थी, एक्सेप्ट करती थी। उसने जनरल थिमैया को पत्र लिख दिया, उनका चित्र भी मंगवा लिया, जैसा कि फोटोग्राफ कहा जाता है। जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आया, कोई सिपाही आया, उसके हाथ में दे गया। पड़ोस में उसका रुतबा बहुत बढ़ गया, पड़ोस में उसकी धाक जम गई। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। एक गाड़ी में बैठना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, साथ ही उसे परीक्षा इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए के इम्तिहान की बारी आई तो वह अड़ गई जिद पर कि पहले मुझे ये समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना मैं बीए का इम्तिहान नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, और हमने भी उसे तरह तरह से समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। अब पिताजी ने क्या कहा? जब माँ ने कहा कि पिताजी के पास जाओ, तो पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो खुद कमा कर लाओगी, तो अपना खर्च खुद उठा सकोगी, और शादी कर पाओगी, लोग इज़्ज़त से देखेंगे, वगैरह वगैरह बड़े तर्क दिए। लेकिन कोई तर्क उसे पसंद नहीं आया, ना रेणु को ना खुद उन्हें। तर्क पिताजी को खुद को भी समझ नहीं आया था कि वो क्या तर्क दे रहे हैं। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कौन सा? धमकी। उन्होंने उसे धमकी दी, कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। अब पिताजी की आज्ञा तो उसने मान ली। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर ले लिए। सच बोलने में वो माँ से भी 2 कदम आगे है। सच की वो भी प्रतिमूर्ति है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि ये मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वे लोगों को हंसाए भी रखती है, हंसा भी लेती है। आज भी अगर कोई उसे इत्र भेंट करता है, इत्र परफ्यूम, अगर कोई उसे इत्र भेंट करता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहाती हूँ। ये तो थी रेणु की बात।
अब चलते हैं तीसरे नंबर वाली बहन चित्रा की ओर। कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा उसको शौक़ था दूसरों को पढ़ाने का, इसलिए इम्तिहान में वो खुद कम नंबर लेती थी और जो उससे पढ़ते थे उसके शागिर्द उसके शिष्य चेले पर वो ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का भी पसंद कर लिया और ऐलान भी कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अब मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़के को भी नहीं पता था कि चित्रा उससे शादी करने का फ़ैसला ले चुकी है। निर्णय, फैसला, वाकिफ़, जानकारी। उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई, आराम से हो गई। आती क्यों? क्योंकि उसने कह दिया था पहले ही कि मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वह होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही उसने हथियार डाल दिए। किसने? जिस लड़के को उसने पसंद किया था, हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पहले पता ही नहीं चला कि वो भी हमारी तरह खिसकी हुई है। पिता को का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया कि ढंग से पढ़ाई की। पत्रकारिता जो आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो ये पढ़ाई जो होती है पत्रकारिता की, उसमें दाखिला लिया। ढंग से उसने पढ़ाई की, फिर पास भी हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे फिर वो भी ख़ानदानी उसमें आ गई, वो भी लीक पर नहीं चल पाई। परिवार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। मंजुल और मेरी तरह 30 बरस की होने के बाद उसे भी लिखने का रोग लग गया और वो भी लेखिका बन गई। ये कहानी थी 23 नंबर के पेज तक की। आगे की कहानी के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शब्बा खैर।